गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और आज हम लोग बात करते हैं नियो मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में। पिछली लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था क्लासिकल जेनेटिक्स जो कि कंप्लीट हो चुका है आपका। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एज वेल एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और हमने वहाँ देखा था कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था उनमें जो उन्होंने प्लांट्स लिया 7 कैरेक्टर वाले प्लांट्स, जैसे कि मेंडल ने पी प्लांट को लिया था तो उसके पास 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे और जो उनकी गैमेट्स सेपरेट हो रहे थे, सेग्रीगेट हो रहे थे, इंडिपेंडेंटली हो जा रहे थे। तो उनकी सेग्रीगेशन आसानी से हो जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं था उनके में, क्योंकि वो सारे जीन्स थे वो नॉन लिंक्ड थे। क्या थे? नॉन लिंक्ड थे। लेकिन आगे उन्होंने एक्सपेरिमेंट, कुछ साइंटिस्ट जब आए बाद में, इनकी एक्सपेरिमेंट जो छप गई थी रिसर्च आर्टिकल में, फिर बाद में रीडिस्कवर किया गया 1900 में। तो बेटसन ने वहाँ क्या देखा कि बेटसन ने एक फैक्टर थ्योरी लाया था। ठीक है, फैक्टर पता है ना, फैक्टर टर्म जो है जेनेटिक्स में पहले मेंडल ने यूज किया था इंस्टेड ऑफ जीन। जीन के स्थान पर उन्होंने फैक्टर बोला था। उसी फैक्टर के नाम फैक्टर थ्योरी बेटसन ने लाया था। बाद में जोहानसन ने जीन टर्म यूज किया था, ये आपको पता होना चाहिए। खैर, बेटसन के अकॉर्डिंग उन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने 3 टर्म दिए हैं। वो 3 टर्म क्या हैं और भी समझ लीजिए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मल्टीपल एलिस एंड प्लियोट्रॉपिज्म। तीनों अच्छे से देखना बेटा, ठीक है। पॉलीजेनिक, मल्टीपल एलिस एंड प्लियोट्रॉपिज्म। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को ही बोलते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटी मतलब अमाउंट है ना, तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस उसकी बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस उसको बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखना, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बोलते हैं। और इसमें बेसिकली क्या होगा कि एक ही जीन होंगे, ठीक है, ध्यान समझिए। यहाँ पर जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पॉली मतलब होता है बहुत सारे, और जीन मतलब सिंगल जीन, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे जीन जो होते हैं एक कैरेक्टर को कॉपी करेंगे, ठीक है। बहुत सारे जीन जो होते हैं एक कैरेक्टर को कॉपी करेंगे और उस कैरेक्टर में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होगा, नाम तो एक ही कैरेक्टर रहेगा लेकिन वो कैरेक्टर में वेरिएशन हो सकते हैं बहुत सारे जीन की वजह से। और वो जीन का मैक्सिमम जो ग्रुप होना चाहिए वो होना चाहिए मैक्सिमम, कुछ भी हो सकता है लेकिन लेस देन होना चाहिए 3 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 से ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि 3 और मोर मैंने लिखा है, 3 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर वो जीन यहाँ पर देखो, जैसे 4 बार यहाँ ए लिखा गया है, वो मैं बताऊंगा अभी वो सेटअप क्या है, ठीक है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में बेसिकली क्या होते हैं, क्यूमुलेशन केस होते हैं। डोमिनेंट एलील्स हैव क्यूमुलेटिव इफेक्ट। जो एलील अपने आप में डोमिनेट कर जाए, जो एलील अपने आप में डोमिनेट कर जाता है उसके पास क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। वो मतलब क्यूमुलेट करके बहुत सारे सेम कॉपी बना के और एक ग्रुप ऑफ जीन इकट्ठा करके और वो आगे कैरेक्टर डिसाइड करता है। ऐसे में तो कहोगे सर आपने 4 कैरेक्टर वहां भी देखा था, आपने क्या कहते हैं जब डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया था, नहीं वहां पर देखो अलग अलग जीन थे, एक टाइप के जीन नहीं, तो वहां अलग अलग जीन थे। मतलब एक प्लांट की कलर को डिसाइड कर रहा था, एक सीड की उसकी शेप को डिसाइड कर रहा था, ये था ना। लेकिन यहाँ पर तो एक ही चीज है ना, एक ही स्किन कलर है, लेकिन उसकी कॉपी जो है मल्टीपल हो रही है ना। बहुत सारे जीन उसके हैं लेकिन एक ही मेन कैरेक्टर है। तो यहाँ पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या है, डोमिनेंट एलील्स हैव क्यूमुलेशन इफेक्ट, इसके पास क्यूमुलेटिव इफेक्ट ज्यादा रहता है, ठीक है। जैसे इसकी हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का। पहला एग्जांपल दिया है शेप ऑफ द टोमेटो। टमाटर होता है, टमाटर का शेप आप आजकल बहुत सारे अलग अलग शेप का आने लगे हैं, ठीक है, कोनिकल शेप, राउंडिश शेप, ठीक है। तो अलग अलग बहुत सारे शेप्स हैं, वो आप देखते ही होंगे टमाटर के। कर्नल शेप भी आपने देखा होगा, ठीक है। और स्किन कलर इन ह्यूमन बींग्स, तो इन सब में से एग्जाम्पल जो हम लेंगे वो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। और कह सकते हो साइज ऑफ टोमेटो या हाइट इन ह्यूमन बींग्स की जो हाइट है वो भी आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आते हैं। ये सारे जो हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, मतलब क्वांटिटी या बाहर से देख के उसकी क्वांटिटी काउंटिंग करके बता सकते हैं, एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट सेटअप किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें
स्किन कलर ह्यूमन बींग। सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं जो कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट डाटा को सेटअप किया हुआ है, ठीक है। स्किन कलर ह्यूमन बींग्स में बात करें तो ह्यूमन के कितने कलर होते हैं बेसिकली, आप दो ही जानते होंगे बेसिकली, या तो एक निग्रो होते होंगे मतलब पूरी तरह से ब्लैक, है ना, और एक तो जो गोरे लोग होते हैं वाइट पर्सन्स, जैसे कि हमारे जो कह सकते हो कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में वहाँ पर क्या है, वहाँ पर वाइट लोग की संख्या ज़्यादा है ना थोड़ा सा, जैसे कि आप या फिर नॉर्दर्न, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न में चले जाओ, नॉर्थ एरिया में, तो वहाँ पर भी आपको गोरे लोग ज़्यादा मिलेंगे। तो उनकी जो ह्यूमन की स्पीसीज है वो स्किन कलर पे 4 प्रकार की पाई जाती है। याद रखना, ऑल वर्ल्ड में इस ह्यूमन की जो स्पीसीज है वो 4 प्रकार की पाई जाती है बेस्ड ऑन द स्किन कलर। वो स्किन कलर बेस पे वो 4 कलर होते हैं। पहला तो वो निग्रोइड होते हैं, क्या होते हैं, निग्रोइड होते हैं, कॉक्सॉइड होते हैं, मंगोलॉइड होते हैं, एल्बिनो होते हैं। निग्रोइड होते हैं पूरी फुल्ली ब्लैक, ब्लैक मतलब ये होता है कि उनमें 100% मिलानिन पिगमेंट होता है। वाइल्ड ह्यूमन बींग्स, वाइल्ड ह्यूमन बींग्स मतलब पॉजिटिव कट ज़्यादा, सुपीरियर कैरेक्टर, सुपीरियर कैरेक्टर, जैसे कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें देखा था आपने, टॉलनेस सुपीरियर कैरेक्टर था, डॉर्फनेस इन्फीरियर कैरेक्टर था, सुपीरियर कैरेक्टर नहीं था ना। तो वैसे यहाँ पर भी जो निग्रोइड है वो हमारा सुपीरियर कैरेक्टर है, ब्लैकनेस, ज़्यादा कालापन होना, ठीक है, क्योंकि मिलानिन पिगमेंट्स उसमें ज़्यादा रहते हैं, वो सन रेज को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और मिलानिन पिगमेंट ज़्यादा बनते हैं, वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं इम्यून लेवल पे, ठीक है। उनसे थोड़ा सा कम कॉक्सॉइड होते हैं और उनसे थोड़ा सा और कम मंगोलॉइड होते हैं, और सबसे लास्ट में जो कम होते हैं मतलब काफ़ी गोरे होते हैं जिनमें मिलानिन पिगमेंट एकदम कम होता है, वो सन रेज को थोड़ा सा भी सहन नहीं कर पाते हैं, वो होते हैं एल्बिनो स्पीसीज। क्या होते हैं, एल्बिनो स्पीसीज। तो हमारे इंडिया में बेसिकली जो होते हैं कॉक्सॉइड्स होते हैं, क्या होते हैं, कॉक्सॉइड्स होते हैं। मंगोलॉइड जो होते हैं हमारे जितने भी आप ईस्टर्न कंट्रीज देख लो, ईस्टर्न कंट्रीज मतलब यहाँ चाइना से स्टार्ट करिए, तिब्बत, भूटान, चाइना से स्टार्ट करिए, अब पूरा उधर जापान तक की जितने भी कंट्री हैं आसपास के सभी, वो सभी क्या हैं, मंगोलॉइड हैं। क्या है, मंगोलॉइड हैं। तो इनका लोकेशन आपको पता ही है, कौन ह्यूमन बींग की स्पीसीज किस कलर के कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम 2 एक्सपेरिमेंट सेटअप लेते हैं पेरेंट लाइन में। पेरेंट लाइन में मैंने लिया एक प्लांट कि मान लीजिए ये हमारा मेल है और ये हमारे फीमेल हैं, ठीक है, ये पेरेंट्स हैं, क्या है, पेरेंट हैं। पेरेंट में ये निग्रोइड है और एल्बिनो है, मतलब एक प्योर एकदम लिया है मैंने निग्रोइड, एक प्योर एकदम लिया एल्बिनो, एक एकदम सुपीरियर कैरेक्टर, एक एकदम इंफीरियर कैरेक्टर, क्लियर। उनका हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो इस प्रकार का पॉसिबिलिटी मिलेगा, नहीं मिलेगा, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी मिलेगा ना। जब इस प्रकार की पॉसिबिलिटी मिलेगी तो उसको हम लोग बोलेंगे F1 क्रॉस। क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन आया। अब F1 जनरेशन जो आया है, ठीक है, उसके गैमेट्स पहले हमें पता करने पड़ेंगे। गैमेट्स मैंने बनाना सिखाया था, आगे जब उसे F2 जनरेशन में ले जाओगे तो गैमेट्स कैसे बनेंगे देखिए। उधर मान लीजिए मैंने इसे यहाँ पर लिया तो इसके ये पॉसिबिलिटी है 2 है, ठीक है, तो ए हाँ सॉरी, ठीक है, ये है, और ये, ठीक है, ये मैंने लिया ना, इसको लिया, इसी तो मैंने यहाँ रखा और इसके पास इतनी पॉसिबिलिटी है, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, या फिर इसको हम ऐसे भी पलट सकते हैं, और ये हमारा ऐसे बनेगा। तो ये 4 गैमेट्स बने। कितने गैमेट्स बने, 4 गैमेट्स बन गए, नहीं 4 गैमेट्स बने हैं ये आपके, ठीक है। ये 4 गैमेट्स इसके बनेंगे जो कि हम F2 जनरेशन में लेंगे। किस में लेंगे, F2 जनरेशन में। 4 गैमेट्स मेल के होंगे, 4 गैमेट्स फीमेल के होंगे, ठीक है, 4 गैमेट्स मेल के, 4 गैमेट्स फीमेल का, उनका हम आपस में F2 जनरेशन यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं F2 जनरेशन के लिए, और वहाँ पर इस टाइप के आपके पैटर्न देखने को मिलते हैं। ये आप कर लेते हो, जो कि मैंने डाइहाइब्रिड क्रॉस में करना सिखाया था, ठीक है। ये पूरा पैटर्न आप देख सकते हैं बनेगा। इस पैटर्न में आप जब देखेंगे जो ये फुल्ली चारों कैपिटल ए हैं, चारों कैपिटल ए हैं, वो सिर्फ 1 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं नंबर,
एक आ रहे हैं नंबर। बाकी इस ऐसे वाले 1 2 ये 3A और एक स्मॉल है, कितने हैं? 4 है। ठीक है, कितने हैं ये? 4, 1 2 3 4 हो गए ना। ठीक है, और ये देखो डबल ए कैपिटल में, डबल ए स्मॉल में, ये कितने हैं? ये कितने हैं टोटल? ये हमारे हैं 6 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 6। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, कुछ कमी हो रही है ना? अब यहाँ पर कुछ कमी है। कितने हैं? 6। 1:6 कितना है? 6 आया यहाँ पर। 1 4 4। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है भाई। ये हो गया आपका 5, ये हो गया 6। इसको चाहे ऐसे लिखो ना, ऐसे भी तो कर सकते हैं हम लोग, इसी को तो ऐसे भी कर सकते हैं ना। ये पैटर्न जो है, इसीलिए ये कन्फ्यूजन हो रहा था ना। ये जो लास्ट वाले किनारे किनारे बच्चे हैं, ये भी तो आपको इसी में कहलाएंगे, ये इसी का सेट में तो होगा। 4 ये हो गए, ये 5 6, तो 6 ये हो गए। ठीक है, ये जो 6/16 रेशियो है, टोटल 16 है, 16 में से आउट ऑफ 6 है ये इस टाइप का पैटर्न। ठीक है, और इस टाइप का पैटर्न जो है आपके कितने हैं टोटल? 4 हैं। 4 कौन कौन है? 1 2 3 4। और इस टाइप पैटर्न सिर्फ एक है। ठीक है, तो ये पूरा पैटर्न हमारा क्या आया? 1:4:6:4:1। ये हमारा डाटा आया है। ठीक है, और ये इस डाटा पे हम एक एजम्पशन करते हैं कि मैक्सिमम जो होते हैं, मैक्सिमम ऐसे वाले स्पीसीज जिनको हम बोलते हैं कॉक्सॉइड। क्या बोलेंगे? कॉक्सॉइड। ठीक है, ये होते हैं। थोड़ा सा और आने पे मंगोलॉइड होते हैं, मंगोलॉइड के बाद सीधा एल्बिनो होते हैं। तो कॉक्सॉइड वाले जो कंट्री हैं, कॉक्सॉइड पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा पाए जाने की है। क्लियर पॉइंट? तो ये हमारा एक प्रकार का स्किन कलर है ह्यूमन बीइंग, जो कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल था, यानी क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल था। ये हमने देखा। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल एलिस के बारे में। पहला हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देख लिया, अब हम बात करते हैं मल्टीपल एलिस, जो कि सेकंड नंबर पे है कॉन्सेप्ट। अब मल्टीपल एलिस में उन्होंने बताया कि एक जीन होगा, या तो 1 पेयर ऑफ जीन होगा या एक जीन होगा, और उस जीन के पास बहुत सारे एलिल्स होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे एलिल्स होंगे। क्लियर? बहुत सारी बुक में आपको मल्टीपल एलिस एंड प्लियोट्रॉपिज्म आसपास एक ही साथ में रख के बता दिया जाएगा, लेकिन अभी बेसिक बुक में आपको सिर्फ मल्टीपल एलिल अलग कॉन्सेप्ट होगा, प्लियोट्रॉपिज्म अलग कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, मैं तभी डिफरेंस कर रहा हूं उसको। पहले मल्टीपल एलिल्स हम समझ लेते हैं क्या होते हैं। मैंने बोला कि एक जीन होगा और उसके बहुत सारे एलिल्स होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे एलिल्स होंगे, और वो एलिल्स के बहुत सारे फिर अलग अलग फॉर्म में जाके अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ऑब्वियसली तो एक्सप्रेस करेगा तो वही उसको बहुत सारे फिनोटाइप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बहुत सारे फिनोटाइप। इसका जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, वो कॉमन एग्जाम्पल ये है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। क्या है? ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ठीक है, सबसे कॉमन एग्जांपल है। मल्टीपल एलील जब भी आएगा तो ब्लड ग्रुप की बात की जाती है। अब ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ए बी एंड ओ। इसके एलील्स आप आइडेंटिफाई देख लीजिए, एलील्स कैसे होते हैं। मैंने यहाँ एलील्स बनाए हैं। ठीक है, एलील्स अगर हम इसकी बात करें तो इसके एलील्स आपके 4 कैसे होंगे इसके एलील्स। एलील्स रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम आई डिनोट करते हैं। आई जो होता है एक प्रकार का इम्यूनो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, जो कि IG
के फॉर्म में पाया जाता है, इस फॉर्म में, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है जो कि इस फॉर्म पे आता है। इसकी कॉपी करने के लिए जीन चाहिए वो आई जीन होता है, कैपिटल आई, ठीक है। बहुत सारे बुक में स्मॉल आई भी और ओ ए लिखा रहता है, बेसिकली हम कैपिटल आई फॉर्म में उससे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब वो क्या है, कैपिटल आई, ये हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन को कॉपी कराएगा, ये जीन है। वो जीन है तो उसका बहुत सारे एलिल्स होंगे। वो एलिल्स बहुत सारे फॉर्म में कैसे होते हैं, ध्यान देखिए इधर, ये एलिल्स अगर मान लीजिए ऐसे हैं होमोजाइगस कंडीशन में, कैसे हैं, होमोजाइगस कंडीशन में या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन में। हमको पता है कि कोई भी एलील जो होता है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी हो जाएगा तो वो भी अपने आप को सुपीरियर शो करेगा, लॉ ऑफ डोमिनेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर सेम वही, यहाँ पर भी या तो ये होमोजाइगस हो या तो ये हेट्रोजाइगस हो, और यहाँ पर तो ये पॉसिबिलिटी यही है आपका, या फिर इसी जस्ट उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं, आई बी आई ए, इसी को उल्टा बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी ब्लड ग्रुप ही कहलाएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना उसे। और इसका पॉसिबिलिटी I0 या फिर I0 ही रहेगा। अब ध्यान समझिए, यहाँ पर जो डोमिनेंसी है ये सभी डोमिनेंट एलील में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और ये हमारा रिसेसिव कैटेगरी में आते हैं, किस में आते हैं, रिसेसिव कैटेगरी में। अगर मान लीजिए होमोजाइगस रिसेसिव एलील होगा ब्लड ग्रुप में, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, होमोजाइगस रिसेसिव एलील कैसा, होमोजाइगस रिसेसिव एलील है, होमोजाइगस रिसेसिव आई एलील है, आई एलील का, यानी कि ये इस एलील फॉर्म में है या फिर इस फॉर्म में है, तो हमेशा ब्लड ग्रुप ओ होगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि ब्लड ग्रुप किस टाइप का एलील शो करता है, होमोजाइगस रिसेसिव एलील शो करता है, होमोजाइगस रिसेसिव, ये प्रॉपर्टी याद रखना ब्लड ग्रुप में, ठीक है। सिर्फ ये किसके साथ, ओ ब्लड ग्रुप के साथ होता है। तो ये आपको एलील्स, ये आपको पता होना चाहिए टेबल, और इसके हिसाब से ब्लड ग्रुप आपका ह्यूमन बीइंग में डिसाइड होता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। देखो ब्लड ग्रुप ही है ना, मेन ब्लड ग्रुप ही है। अब ब्लड ग्रुप के उसकी क्या कितने टाइप हो गए, 4 टाइप हो गए एलील चेंज होने की वजह से। किसकी चेंज होने की वजह से, एलील, एक ही एलील था आई के 4 फॉर्म हो गए। किसने फॉर्म हो गए, 4 फॉर्म। इसी की इफेक्ट बोलते हैं हम लोग मल्टीपल एलील्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील्स बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। 1-2 क्वेश्चन मैं इससे आपको बताता हूं। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ब्लड ग्रुप, जो क्वेश्चंस होते हैं ब्लड ग्रुप पे मैरिटल स्टेटस का, जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं, उसमें बताते हैं कि उनके जो आने वाली डॉटर सेल्स हैं या फिर आने वाली जो प्रोजनी है वो किस ब्लड ग्रुप की होंगी। मान लीजिए एक मेल पर्सन है, एक फीमेल पर्सन है, ठीक है, एक मेल है एक फीमेल है, और उसका जो ब्लड ग्रुप है, मान लीजिए ये हमारा ए है, ठीक है, या फिर मान लीजिए इसे हम ए बी मान लेते हैं। ये ब्लड ग्रुप कैसा है, ए बी, और जो फीमेल है वो ओ ब्लड ग्रुप की है। ये ए ब्लड ग्रुप का, ए बी ब्लड ग्रुप का है, ये ओ ब्लड ग्रुप का है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। तो पहले तो हम इसका एलील्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एलील्स। एलील्स इसका हमारा ऐसे हो सकता है, आई ए आई बी, इसके एलील्स हमारे I0 होंगे। क्लियर। अब वो पूछेगा कितने % मेल ए ब्लड ग्रुप को होंगे, कितने बी ब्लड ग्रुप को होंगे, या फिर ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि उनके आने वाली प्रोजनी का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, आने वाली जो पीढ़ी होगी उनमें ब्लड ग्रुप किस टाइप का होगा। आपको सिर्फ यही इतना पूछेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तुम्हें क्रॉसिंग कराना पड़ेगा। क्रॉसिंग कराने के लिए इसको पहले हम अलग अलग कर देते हैं। ये गैमेट्स बनेंगे ना, ये तो गैमेट्स हो गए। क्या है ये, गैमेट्स। अब इनका हम क्रॉसिंग कराते हैं, और क्रॉसिंग कराने के बाद देखते हैं कैसे बनते हैं भाई ब्लड ग्रुप। IA I0, फिर IA I0, पहला पॉसिबिलिटी हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी IB I0, चौथी पॉसिबिलिटी IB
I0, है ना। अगर इनका हम देखें पूरा कॉन्सेप्ट तो ये हमारा कहीं न कहीं ए ब्लड ग्रुप होगा। कैसा ब्लड ग्रुप होगा? ये ब्लड ग्रुप ए होगा, ये भी ए होगा, ये बी होगा, ये बी होगा। तो 50% जो होते हैं 50% ए ब्लड ग्रुप होंगे, 50% बी ब्लड ग्रुप होंगे। 50% जो प्रोजेनी होगी वो ए ब्लड ग्रुप होगी, 50% जो प्रोजेनी होगी वो हमारा बी ब्लड ग्रुप होगी। क्लियर कॉन्सेप्ट? इसी तरीके से हम यहाँ कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, वो आप ले लीजिए कुछ भी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया कि भाई मान लीजिए ये इसको मैं 0 कर देता हूँ, चलो ठीक है। इसको मैं मान लीजिए बी बना देता हूँ, तो यहाँ पर ये ए रहेगा लेकिन यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ 0 है, ठीक है। तो ये बी हुआ। अब इसका ये आपको इतने इरेज करने पड़ेंगे। मैंने दूसरा केस बनाया है, ध्यान दे समझना, ठीक है। अब इसका मुझे इरेज करके फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से पूरा सेटअप। अब इस बार पेरेंट हमारा क्या है? पेरेंट हमारे हैं इस बार ए ब्लड ग्रुप। क्या है? ए ब्लड ग्रुप के हैं पेरेंट हमारे, और ये हमारा बी ब्लड ग्रुप के हैं पेरेंट्स फीमेल में, ठीक है। ये ए है, ये बी है। तो अब इसका या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी या तो ऐसे लिखेंगे या तो हम ऐसे लिखेंगे, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा ना। और क्वेश्चन में वो क्लियर दिया रहेगा कि कब हेटेरोजाइगस कंडीशन में लेना है, कब होमोजाइगस कंडीशन में लेना है, ये खुद ही वो बता देगा आपको। इतना हिंट मिल जाएगा क्वेश्चन में, तो ये कंफ्यूज मत होना कि सर ये वाला कब लें कि ये वाला कब लें। वो वेरिएशन के हिसाब से बता दे, क्वेश्चन में खुद ही लिखा रहेगा, ठीक है। मान लीजिए मैं अभी सिर्फ इसको लेता हूँ, है ना। तो अगर इसको लेंगे तो इसके 2 गैमेट बनेंगे, या फिर इसको लेंगे तो इसके यहाँ पर ए आ जाएगा और यहाँ पर भी बी आ जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो हेटेरोजाइगस गैमेट्स कब लेना, होमोजाइगस गैमेट्स कब लेना है, वो आपके क्वेश्चन में डिसाइड रहेगा ऑलरेडी। मैं मान लो पूछता हूँ कि एक पर्सन ए ब्लड ग्रुप का है, पर्सन फीमेल बी ब्लड ग्रुप का है, और उनके आने वाले प्रोजेनी किस ब्लड ग्रुप की होगी, बस ये आपको समझना है। तो अगर मान लीजिए मैं इसको मानता हूँ इस ग्रुप में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए IA IB पहला, ठीक है। दूसरा IA I0, ठीक है। तीसरा I0 या फिर IB, उसको उल्टा भी लिख सकते हो, B इधर और 0 उधर कर, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। और ये I0 I0, ठीक है। तो इसमें 4 ब्लड ग्रुप बनेंगे। एक तो बनेगा A, और ये AB बनेगा, सॉरी ये AB होगा, ये A होगा, और ये क्या होगा आपका, ये B होगा, और ये O होगा। मतलब 4 ब्लड ग्रुप्स मिले हैं आपको, 1 2 3 4, ठीक है। 4 ब्लड ग्रुप की। जब आप हेटेरोजाइगस कंडीशन में लोगे, किस कंडीशन में, दोनों पेरेंट्स अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे और उनमें रिप्रोडक्शन होगा, तो आने वाले प्रोजेनी में 4 प्रकार के गैमेट्स मिलेंगे, यानी 4 प्रकार के उनमें ब्लड ग्रुप मिलेंगे। पॉसिबिलिटी है 25% चांस हैं, 25%, 25%, 25% और 25%, यानी AB ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, A ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप। तो क्वेश्चंस निकालना आ गया आपको। मल्टीपल एलियस के ब्लड ग्रुप एग्जांपल्स होते हैं, और ये मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया सिखाना है, जो कि आपके सिलेबस में दिया होगा, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं इससे। मैंने एक आइडिया दिया है, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, बुक में दिया हुआ है, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। बाकी वीडियो को बार बार रिज्यूम करके देखते रहिएगा, समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आते हैं हम लोग। मल्टीपल एलियस खत्म हो गया, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है प्लियोट्रॉपिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था कॉन्सेप्ट, है ना। प्लियोट्रॉपिज्म जो कॉन्सेप्ट है, इसमें पहले तो ये समझिए, पहले इसको कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये क्या था। ठीक है, यहां पर एक जीन था, एक एंजाइम था,
तो एक जीन जो होता है एक एंजाइम के एक्सप्रेस करेगा। इस थ्योरी को बोलते थे, इस थ्योरी को दिया था बीडल एंड टॉटम ने। किसने दिया था? बीडल एंड टॉटम ने। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप पढ़ोगे, अभी मैं बताऊंगा इसे बाद में, ठीक है। इन्होंने ये थ्योरी दिया था। लेकिन अगर यही मान लीजिए वन जीन ही रहने देते हैं, सॉरी वन जीन ही रहने देते हैं, यानी वन एंजाइम या मल्टीपल एंजाइम बोलते हैं या मल्टीपल फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीपल फैक्टर, है ना, या मल्टीपल फिनोटाइपिक कैरेक्टर। एक ही जीन है, एक जीन या एक पेयर ऑफ जीन, वो बहुत सारे फैक्टर को कॉपी कर रहा है, बहुत सारे फैक्टर को कॉपी कर रहा है और अपने आप को शो कर रहा है, उसी को बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। वो प्लियोट्रॉपिक, ये प्लियोट्रॉपिक जीन एक्ट करने लगता है, क्योंकि वो क्या करने लगता है, अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल कैरेक्टर से जैसा दूसरा कैरेक्टर एडवर्स कंडीशन बिहेव करने लगता है, नॉर्मल से एडवर्स कंडीशन बिहेव करने लगता है, ठीक है। वो एडवर्स कैरेक्टर्स क्या होते हैं मैं बता रहा हूं आपको। एग्जाम्पल्स पे फोकस करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स है, इसका एग्जाम्पल है, सॉरी ओके इसके एग्जाम्पल्स हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड सिकल सेल एनीमिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। फिनाइलकीटोन्यूरिया जो होते हैं ये एक प्रकार का सिंड्रोम डिजीज है। क्या है? सिंड्रोम डिजीज है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो पेशेंट्स होता है वो हमारा बौनापन रहता है उसके, और वो क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, मानसिक रूप से बहुत कमजोर होता है, ये ठुड्डियाँ थोड़ी बाहर निकली हुई रहती हैं, दांत की जैसे इंसीजर वाली होती है, इंसीजर में बहुत ज़्यादा गैपिंग रहता है, गैपिंग स्पेस बिटवीन द टू इंसीजर्स, ठीक है। और स्किन पे पैचेज रहते हैं, स्किन पिगमेंटेशन हो जाता है, स्किन पिगमेंटेशन, इसी को ही हम लोग स्किन पिगमेंटेशन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? स्किन पिगमेंटेशन, या फिर जिसको हिंदी में बोलते हैं गांव में कोढ़ होना, कोढ़ हो जाता है ना। तो ये फिनाइलकीटोन्यूरिया एक सिंड्रोम है। ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि इसी की वजह से होते हैं। सिकल सेल एनीमिया का हम बात करते हैं। सिकल सेल एनीमिया और मलेरिया के बीच में रिलेशन होता है, दो डिजीज हैं। सिकल सेल एनीमिया और मलेरिया के बीच में रिलेशन है, वो एक दूसरे, वो जो जीन होता है वो कैसे प्लियोट्रॉपिक बिहेव करता है वो समझिए आप। मान लीजिए कोई जीन है, कोई जीन था जो कि ह्यूमन का आरबीसी कॉपी कर रहा था। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ये सिकल सेल्ड हीमोग्लोबिन है। कैसा हीमोग्लोबिन है? सिकल सेल हीमोग्लोबिन। याद रखना, जो होमोजाइगस रिसेसिव हो, होमोजाइगस और रिसेसिव फॉर्म में हो उसके जीन, उसके एलील स्मॉल एस, वो जो कि हीमोग्लोबिन कॉपी कर रहे हैं तो वो होमोजाइगस में है, तब वो सिकल सेल हो जाएगा। सिकल सेल मतलब कि जो आरबीसी सेल है वो हमारा जस्ट इस प्रकार का हो जाएगा, हंसिए का शेप में हो जाएगा, ठीक है, हंसिए के शेप में हो जाएगा वो आरबीसी सेल। जबकि आरबीसी सेल हमारा पूरा जस्ट ऐसे होता है ना, थोड़ा सा गोला गोला होता है ना, और वो अमीबॉइड शेप में थोड़ा सा कह सकते हो बाइकॉन्केव शेप में होता है। तो ये इसमें कन्वर्ट होकर इस शेप में हो जाएगा जब सिकल सेल एनीमिया होता है कंडीशन में, ठीक है, वहां पर। तो ये कंडीशन क्रिएट होता है। इसमें क्या होगा कि जो ये कैरेक्टर्स है, मान लीजिए सिंगल एस जो है वो जब डोमिनेंट फॉर्म में रहेगा तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाएगा, लेकिन जब वो रिसेसिव कंडीशन में रहेगा, ठीक है, रिसेसिव कंडीशन में रहेगा, वो भी होमोजाइगस में, तो वो सिकल सेल एनीमिया बनाएगा। या फिर अगर ये एस या फिर कैपिटल एस स्मॉल एस, ध्यान समझिए, तब भी ये नॉर्मल ही रहेगा लॉ ऑफ डोमिनेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पर प्लियोट्रॉपिज्म कैसे शो कर रहा है, ये ध्यान समझिए। प्लियोट्रॉपिज्म इसलिए शो कर रहा है कि अगर जिस ह्यूमन बीइंग को सिकल सेल एनीमिया है तो उसकी आरबीसी सिकल सेल होने पर आरबीसी के पास जो O2 बाइंड करने की क्षमता थी वो नहीं हो पाएगी। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन है ना, वो हीमोग्लोबिन जो होता है
ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर पाता, क्योंकि वो जो सिकल सेल हो गया है, आरबीसी सेल कैसा हो गया, सिकल सेल हो गया, इसलिए वो ऑक्सीजन से बाइंड अप नहीं कर पा रहा है। और इसकी वजह से जब ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर पाएगा तो हीमोग्लोबिन एक्टिव नहीं रहेगा, और हीमोग्लोबिन एक्टिव नहीं रहेगा तो वहाँ जो मलेरिया प्रोटोजोवंस हैं, मलेरिया प्रोटोजोवंस, ठीक है, वो वहाँ पर जिंदा नहीं रह पाएंगे। और जब वो जिंदा नहीं रहेंगे तो वहाँ पर सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा, सॉरी सिकल सेल एनीमिया है। तो अब यहाँ पर आगे क्या होगा, मलेरिया एब्सेंट, क्योंकि मलेरिया के जो प्रोटोजोवंस कैरियर हैं, जो प्रोटोजोवंस उसको कराता है, ठीक है, वो प्रोटोजोवंस डेड कर जाएगा इस सेल में, इस वाले सेल में, सिकल सेल वाले जो सेल हैं उस सेल के आरबीसी में वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर ही नहीं पाएगा। मलेरिया जो करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, कजिंग ऑर्गेनिजम्स, जो अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो मर जाएंगे। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि जिसको सिकल सेल एनीमिया है उसको मलेरिया नहीं होगा। देखो एक ही कैरेक्टर, एस कैरेक्टर 2 डिजीज को प्रोमिनेंट कर रहा है, 2 डिजीज को डिसाइड कर रहा है। क्लियर? सेम है, जस्ट उल्टा केस। उल्टे केस में क्या है कि अगर मान लीजिए वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हेटेरोजाइगस या फिर होमोजाइगस नॉर्मल है लेकिन, ठीक है, और डोमिनेंट फॉर्म में है, तब वहां पर आपका सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा, और वहां पर क्या होगा, आपका मलेरिया होगा। क्या होगा वहां पर? मलेरिया होगा। क्लियर पॉइंट? सो दिस इज द ऑल अबाउट योर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मल्टीपल एलिस एंड प्लियोट्रोपिज्म्स। जो इन सारे तीनों कॉन्सेप्ट के डेफिनेशंस दिए गए हैं, डेफिनेशंस मैं यहाँ पर नहीं लिखवा रहा हूँ, डेफिनेशंस आपको नेट पे बुक, अच्छी बुक में मिल जाएंगे डेफिनेशन, ठीक है। जो मैं समझाया हूँ डेफिनेशन वही है, चाहे तो उसको अपने लैंग्वेज में मॉडिफाइड करके आप लिख सकते थे, और डेफिनेशन वही है, लेकिन मैं यहाँ डेफिनेशन लिखवाया नहीं हूँ, तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि आप लोगों को डेफिनेशन बुक में दिया हुआ है, कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ठीक है।